सिंपल सी चीज पूछी, भाजपा वालों ने भेजा आपको? आप बताइए ना, आपको किसने भेजा है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा, मैं तो देखने आया। मुझे मेरे पास खबर आई, मेरे पास जो सिंपल सी खबर आई है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं बस देखने आया हूँ। जेएनयू में पढ़ती हूँ, हमारे जो यूनियन के जेएनयूएसयू के पूर्व प्रेसिडेंट थे, नीतीश नाम है उनका, उनको लोग बीच पब्लिक में एबीवीपी के 4-5 बहुत सारे लोग घेर करके कहते हैं ये तो ओबीसी आरक्षण से आया, इसका कोई मेरिट नहीं है, ये बोला जाता है। जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट को ये बात बोली जाती है। जब भी बात आती है जाति की तो हिंदुओं को अपनी एकता याद आ जाती है। अंबेडकर भी यही कहते थे कि हिंदू सिर्फ एक चीज पे एक होते हैं, और वो आता है जब मुसलमानों के खिलाफ बात करनी होती है, तब हिंदू एक होते हैं। हिंदू एक कभी नहीं रहे हैं। बनाओगे क्या? इस तरह की बिल्कुल ये बात बोली जा रही है कि गधे को घोड़ा बनाओगे। अगर आप समाज के एक सेक्शन को गधा समझते हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, वो जिस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो उस चीज का हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होना कितना जरूरी है। जब आप ये कहते हैं कि मेरी सीट खाली है, उस दलित ने, उस आदिवासी ने, उस पिछड़े ने, उस महिला ने, जब आप ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस चीज का प्रूफ देते हैं कि आपको लगता है कि आपका अधिकार है सब सीटों पे और बाकी लोग तो ऐसे ही आ गए हैं। आप ही के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, आप ही के लिए हायर एजुकेशन है, उसमें पढ़ाई भी आप ही की हो रही है, टीचर्स भी आप ही के हैं, इसलिए कोई और आता है तो आपको लगता है कि आपका हिस्सा जो 2 दिन का प्रोटेस्ट हुआ है यूजीसी गाइडलाइंस वापस करने के लिए, आप सुन लीजिए, वहां पे जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। उनको पता भी नहीं है गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी कह रहे हैं वो कि गाइडलाइंस में ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढिमकाना लिखा है। भाई पढ़ तो लो। जिसने तुम्हें 500 रुपया दिया है प्रोटेस्ट पे बैठने का, उससे ये तो पूछ लो कि किस लिए प्रोटेस्ट करना है। आपके प्रोटेस्ट में लोग जूता फेंक के मार रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है क्या हुआ तो एसआरसीसी की एक मनगढ़ंत कहानी बता दे रहे हैं। लेकिन हॉस्टल में आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। हॉस्टल अलॉट भी आप जाति के आधार पे करेंगे। आप खाने पीने में, क्लासरूम्स में उनके साथ भेदभाव करेंगे। आपको किसी का सरनेम पता चल जाए तो आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो एकता तब आती है जब आपको एकता कहने पे फायदा होता है। बाकी हर समय हमेशा आप इस ऊंच नीच को बरकरार रखने के पक्ष में। इसीलिए जब आपके मुंह से एकता निकल रहा है तो आप एक्चुअली एकता नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो ऊंच नीच जो ये आंकड़े खुले तौर पे दर्शाती है, वही ऊंच नीच को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये रेगुलेशंस वापस हो इसकी मांग। सीजेआई साहब ने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की कि देखिए देश में जो है सब इक्वल हो गए हैं, गरीबी अमीरी मिट गई है, जातिवाद खत्म हो गया है, इंटरकास्ट मैरिज की दुहाई देने लगे कि आजकल तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है और कॉलेज विश्वविद्यालय में कैसे भेदभाव हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं इनको बोलूंगी कि सर, आपसे पहले जो यहाँ पे तख्त नशीं थे जस्टिस गवई, उनके ऊपर जूता मारा गया था और ये बोलते हुए मारा गया था, उनकी जाति को इन्वोक करते हुए मारा गया था उनके ऊपर जूता। तो आपके प्रेडिसेसर के ऊपर जब जूता मारा जाता है क्योंकि वो दलित है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह से बोलते हैं कि जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है। आप ही वो जस्टिस हैं सर जिन्होंने रोहित वेमुला और पायल तडवी की मांग जो पीआईएल फाइल करती हैं, उसके रिस्पांस में यूजीसी को डायरेक्ट किया था कि अरे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए आप रेगुलेशंस बनाइए। लेकिन आपको आला कमान से हुक्म आया कि अरे भाई इस पे स्टे लगा दो, तो आपने स्टे लगा दिया। तो वो, और मैं इनसे भी मतलब आपसे ये भी पूछना चाहूंगी चीफ जस्टिस से कि आपके सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, जरा बताइए तो। अगर भेदभाव खत्म हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको दिखना चाहिए वो लोग जो हमेशा से जिनको बाहर किया गया है पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, उन लोगों की भागीदारी तो सुप्रीम कोर्ट में दिखनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों होता है कि सुप्रीम कोर्ट 2018 का जो डेटा है उसमें 33 में से 28 जो जजेस होते हैं वो ना मुसलमान होते हैं, ना क्रिश्चियन होते हैं, ना एससी होते हैं, ना एसटी होते हैं, ना ओबीसी होते हैं? ऐसा क्यों होता है? निशिकांत दुबे का बयान आता है, वे कहते हैं कि हमने जो कहा था वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसका यही मायने निकाले जाए कि वो जुडिशियल सिस्टम को ये नहीं, इस तरह से नहीं देखते हैं कि जुडिशियल सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट हर किसी के फंडामेंटल अधिकारों और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बना है। ये तो सिंपल सी ये बात है। इनफैक्ट वो तो बेइज्जती कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। वो तो कह रहे हैं कि ये तो हमारी कठपुतली है, हम जो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट वही करेगा। आप ये कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट गुलाम है भारतीय जनता पार्टी का? मैं नहीं कहना चाहती हूँ। ऐसे वहां पे जो सुप्रीम
कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, वो चीख चीख के यही बात कहते हैं कि हम जिस चीज से भाजपा को फायदा हो रहा है हम उसी के हित में गाइडलाइंस लेकर के आएंगे। पिछले इतने लंबे समय से तमाम चीजों पे, लेबर कोड्स पे, एनईपी पे, सड़कों पे इतने भारी मात्रा में प्रदर्शन एक के बाद हुए हैं। पिछले ही सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में जो बिल्स लेकर आए हैं वो लोग, वीबीएसए जैसे बिल्स, जी राम जी जैसे बिल्स, उनके खिलाफ इतने भारी मात्रा में प्रदर्शन हुए हैं। आपने उसमें कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? उसमें आपको सड़कों, आपको क्यों, जब सड़कों में इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको तब उसका भार क्यों नहीं महसूस हुआ? आपको तब क्यों नहीं महसूस हुआ कि जनता कुछ बोल रही है, शायद सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि आप उन्हीं चीजों पे कॉग्निजेंस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सड़कों की वही आवाजें सुनाई देती हैं जो बीजेपी के हेडक्वार्टर से डिक्टेट की जाती हैं। आप लोग हल्के फुल्के नारे लगाते हो, जेएनयू में, डीयू में मुकदमा दर्ज हो जाता है, अरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन खुलेआम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नारे लगाए जाते हैं, योगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी की छाती पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता, कोई अरेस्टिंग नहीं होती। ये एक और केस है कि किस तरीके से लॉ सिलेक्टिवली अप्लाई होता है। जेएनयू में अगर ये चीज लगाई जाएगी, नारे लगाए जाएंगे, जो कि एक हिस्टोरिक नारा है। जब आप किसी के नाम के बाद मुर्दाबाद कहते हैं ना, भाजपा के वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठ करके, बाहर जाकर के राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, लेफ्ट मुर्दाबाद, जेएनयू मुर्दाबाद, ये सब नारे लगाते हैं। मुर्दाबाद का भी यही मतलब होता है जो कब्र खुदेगी की होता है। तो आप लोग, जब आपका मन करता है, मीडिया के गैंग के, आपका जो गोदी मीडिया है उसके मदद से, आप जब आपको मन करता है आप जेएनयू को इस पूरे देश का दोषी बना देते हैं। जब आपको मन करता है तो वही सेम नारे जब यूपी के नारों में सड़कों पे लगते हैं, वही नारों के समर्थन में आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा देते हैं। वो कौन सा नारा है? आप लोग कहते हैं तो अंबेडकर, फूले अंबेडकर का कुछ नारा है, टीवी में लगातार उसे चलाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश वाले नारे का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, हम बिल्कुल ये कहते हैं। हम कहते हैं जातिवाद की छाती पर बिरसा, फूले, अंबेडकर। और ये हम बिल्कुल कहेंगे कि जातिवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, इन तमाम चीजों की छाती पे बिरसा, फूले और अंबेडकर की जो लेगेसी है, जो हमें बार बार ये सिखाती है कि अगर आपके सामने पूरा इंस्टीट्यूशन इस तरह से हो जो जाति को अपहोल्ड करता हो, तब भी आपको लड़ते रहना है। आप लोग कई दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग आंदोलन करते हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट आता है, सीजेआई साहब बैठ जाते हैं और दूसरे सवर्ण जज बैठ जाते हैं और वे लोग फैसला दे देते हैं। हाँ, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि घर की बात है। हम, अच्छा तुम कुछ कर रहे हो, हाँ ठीक है हम कर देते हैं। हम पिछले 6 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो इक्वल सिटीजनशिप डिमांड कर रहे थे उनको रिलीज किया जाए, उस पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। हम 2020 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत घातक साबित हो रही है, उसको वापस किया जाए। हम इतने लंबे समय से, पिछले 1-2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो जी राम जी बिल आया है मनरेगा को हटा करके वो वापस हो। हम पिछले साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 साल होने वाला है, हम कह रहे हैं कि लेबर कोड जो आप लाए हैं उनको वापस किया जाए। ये आवाजें आपको क्यों नहीं सुनाई देती हैं? आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बताया जा रहा है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वे लोग जेएनयू, जामिया, डीयू, एयू, एमयू में हैं। आप लोग सड़कों पर आकर के बेवजह गला फाड़ रहे हो। फंडिंग उन्नी कोई चक्कर है क्या? क्योंकि ऐसी चर्चाएं चल रही है। अगर हमारी फंडिंग होती तो फंडिंग आज के समय में कोई नहीं करता है, सिर्फ आरएसएस ही करता है। और उनकी जो फंडिंग करता है उनके रिस्पॉन्स में लोग सड़क पे उतरे हुए थे। जो 2 दिन का प्रोटेस्ट हुआ है यूजीसी गाइडलाइंस वापस करने के लिए, आप सुन लीजिए, वहां पे जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। उनको पता भी नहीं है गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है। कुछ भी कह रहे हैं वो कि गाइडलाइंस में ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढिमकाना लिखा है। भाई पढ़ तो लो। जिसने तुम्हें 500 रुपया दिया है प्रोटेस्ट पे बैठने का, उससे ये तो पूछ लो कि किस लिए प्रोटेस्ट करना है। आपके प्रोटेस्ट में लोग जूता फेंक के मार रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है क्या हुआ तो एसआरसीसी की एक मनगढ़ंत कहानी बता दे रहे हैं, जो कि फिर एसआरसीसी के तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है कि ये तो झूठ बोला जा रहा है। तो आपका पूरा प्रोटेस्ट एक झूठ पे बना हुआ है। तो आपका एक पत्रकार, ब्राह्मण पत्रकार खुलकर समर्थन करता है। हाँ जी, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा। तो कोई किसी बिना फैक्ट चेक किए आपको तूल दे रहा है, मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, तमाम मीडिया के वो चैनल्स जिनका एक काम होता था कि समाज में
सच को दिखाया जाए, सच बताया जाए, लोगों की बात पहुंचाई जाए सरकार तक, चुने हुए प्रतिनिधियों तक, वो इस वक्त उल्टा कर रहे हैं। वो सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात जनता के बीच में विष की तरह घोल रहे हैं। लेकिन नेहा जी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि हिंदू खतरे में है, अचानक से यूजीसी की गाइडलाइन आई, सवाल खतरे में आ गए देश के। बिल्कुल, ये भी हिंदू एकता भी तो ऐसे ही जब भी बात आती है जाति की तो हिंदुओं को अपनी एकता याद आ जाती है। अंबेडकर भी यही कहते थे कि हिंदू सिर्फ एक चीज पे एक होते हैं, और वो आता है जब मुसलमानों के खिलाफ बात करनी होती है, तब हिंदू एक होते हैं। हिंदू एक कभी नहीं रहे हैं। घोड़ा बनाओगे क्या? इस तरह की बिल्कुल ये बात बोली जा रही है कि गधे को घोड़ा बनाओगे। अगर आप समाज के एक सेक्शन को गधा समझते हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, वो जिस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो उस चीज का हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होना कितना जरूरी है। जब आप ये कहते हैं कि मेरी सीट खाली है, उस दलित ने, उस आदिवासी ने, उस पिछड़े ने, उस महिला ने, जब आप ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस चीज का प्रूफ देते हैं कि आपको लगता है कि आपका अधिकार है सब सीटों पे, और बाकी लोग तो ऐसे ही आ गए हैं। आप ही के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, आप ही के लिए हायर एजुकेशन है, उसमें पढ़ाई भी आप ही की हो रही है, टीचर्स भी आप ही के हैं, इसलिए कोई और आता है तो आपको लगता है कि आपका हिस्सा जा रहा है। पार्टी कह रही है कि बलिया ठाकुर ब्राह्मण जीत गए और देश को बांटने वाले हार, तो यहाँ जातिवाद नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल जातिवाद हो रहा है। ये इस तरीके की तमाम प्रोटेस्ट जो इन गाइडलाइंस को रोल बैक करने के लिए हुई हैं, उन तमाम गाइडलाइंस का अगर आप नैरेटिव सुन लीजिए, उनमें लोग क्या तर्क दे रहे हैं इन गाइडलाइंस को वापस करने के लिए, अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि इस तरह की गाइडलाइंस को और पुख्ता करके यूनिवर्सिटीज में लागू करना क्यों जरूरी है। झूठा फंसाया जाएगा सब लोगों से। कोई भी लॉ जब आता है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करके आता है कि समाज में ये हो रहा है और इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। अगर इसके खिलाफ कानून बनेगा, लॉ बनाया ही तब जाता है जब कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट इतना ज्यादा हार्मफुल हो जाए, एक इंसान के पर्सनल प्राइवेट लिबर्टीज और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ हो जाए एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तभी उसको लॉ बनाया जाता है। तो जो आप तर्क दे रहे हैं मिसयूज का, वो और कुछ तर्क नहीं है। लॉ का मिसयूज का ये जो एंजाइटी है, आपको क्यों ये एंजाइटी नहीं लगती है कि चोरी के इल्जाम में, मर्डर के इल्जाम में हमेशा से गरीब लोगों को फंसाया जाता है? आपको ये एंजाइटी तब क्यों नहीं होती है? तो आपको ये जो एंजाइटी इतने बड़े रूप में महसूस हो रही है जाति के सवाल पे, वो दिखाता है कि आपकी जाति के रूप में जो एंजाइटी है वो गलत कंप्लेन्स के विरोध में नहीं हो रही है। आपको डर है कि आपका जो जनरल आचरण है, जिस तरह से आप रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आपको मालूम है कि वो कितना खराब है। आप जानते हैं कि आप जिस तरह से बात करते हैं, जैसे हायर एजुकेशन के प्रैक्टिसेस को निभाते हैं, वो कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कितनी जातिवादी है, इसलिए आपको दिक्कत है। आप तो कुछ छात्रा है, लगातार एक्टिव रहती है, क्या आपने भी ऐसा कोई देखा भेदभाव होता हुआ? बिल्कुल, खुले तौर पे हमने देखा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ। हमारे जो यूनियन के, जेएनयूएसयू के पूर्व प्रेसिडेंट थे, नीतीश नाम है उनका, उनको लोग बीच पब्लिक में, एबीवीपी के 4-5 बहुत सारे लोग घेर करके कहते हैं ये तो ओबीसी आरक्षण से आया, इसका कोई मेरिट नहीं है, ये बोला जाता है। जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट को ये बात बोली जाती है। 18% जाति के आधार पे भेदभाव होने की कंप्लेंट्स बढ़ी हैं। इस एकता की बात कर रहे हैं। भेदभाव तो एकता में नहीं होता है, भेदभाव तो ऊंच नीच में होता है। तो ये ऊंच नीच का डेटा है। ऊंच नीच का डेटा ये है कि 80% ओबीसी सीट्स फैकल्टी की खाली हैं, 83% एसटी सीट्स फैकल्टी की खाली हैं, 64% एससी सीट्स खाली हैं। असलियत तो ये है। तो ऐसा क्यों है कि एससी एसटी ओबीसी सीट्स फैकल्टी की इस तरह से खाली रह जाती हैं, और जो यूआर होता है, जनरल होता है, उसमें सिर्फ 15% सीट्स खाली हैं? ऐसा क्यों? अगर बराबरी होती तो इसका डेटा तो मैच करना चाहिए था। एक 80 और एक 15 तो नहीं होना चाहिए था। तो आंकड़ा बताता है कि एकता नहीं थी। आंकड़ा ये बताता है कि 18 से 23 के बीच में 20,000 एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई, हायर एजुकेशन छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। क्यों मजबूर हुए वो छोड़ने पे? अगर एकता थी और सब अच्छा था तो वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर क्यों हुए? वो मजबूर इसलिए हुए क्योंकि गैर बराबरी थी। तो ये जो ढोंग एकदम से रचा जाता है कि हम एकता की बात करेंगे, कि एकता है, ये तमाम चीजें हैं,
जब इस चीज पे बात आएगी कि जिन लोगों के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है उनके बढ़ोतरी के लिए, उनका शिक्षा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी बढ़ाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज आए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज आए, इसकी जब बात होती है तो एकता याद आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल कर देंगे। आओ देखो, क्या नाम है आपका? नाम बता दो। अपना नाम क्यों बताऊं आपको? क्यों नहीं बताओगे? प्रूफ मांग रहे हो? अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्यों लगा रहा है? आ जाओ आ जाओ। डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं, मेरा इंटरव्यू। एक मिनट, मैम ने एक चीज बोली कि क्या हुआ जेएनयू में ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा कि मैं उसका प्रूफ दिखा दीजिए कि आपने वीडियो तो बनाई होगी, ऐसा कुछ कहा, तो उसका प्रूफ दिखा दीजिए। ये हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।